आप सभी का द हिस्टोरी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम आपको अनेक ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जो कि किसी भी विद्यार्थी को समझना आवश्यक होता है। विशेष तौर से वे विद्यार्थी जो अभी इतिहास का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, जैसे प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, इन शब्दों के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। इन शब्दों को समझना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि पाषाण संस्कृति प्रागैतिहासिक संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब विद्यार्थी आरंभिक स्तर पर होता है तो इन शब्दों को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता। आगे और भी परेशानियां होती हैं जब उससे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐतिहासिक काल में भारत में पहली बार नगर कब बसे, तो अक्सर विद्यार्थी देखा जाता है जिनको समझ नहीं है हड़प्पा सभ्यता लगा आते हैं कि जो कि गलत हो जाता है। तो इन शब्दों को जानना दो दृष्टियों से आवश्यक है। नंबर एक, विषय की समझ के लिए, और नंबर दो, जब आप एग्जाम देते हैं, खास तौर से प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, तो उसमें स्टेट पीसीएस में प्राय ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और वनडे एग्जाम्स में तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो जो नए विद्यार्थी हैं, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है पहले उसको समझना है। अब जैसे इतिहास में संस्कृत की दृष्टि से देखें तो इसमें तीन शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे। एक शब्द इसमें है इति, एक शब्द इसमें है हा, और एक शब्द इसमें है आस। इति जो है वो किसी भी क्रिया के संपन्न होने का सूचक है। कोई क्रिया समाप्त हो रही है इस बात का सूचक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हुआ या ऐसा ही। और हा जो संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है निश्चित रूप से, और आस का जो अर्थ होता है वो है था या हुआ। तो अगर आप शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इतिहास का अर्थ है कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित हुई, या ऐसा ही हुआ, या ऐसा ही था। तो इतिहास को हम क्या समझेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे शाब्दिक दृष्टि से, कि अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई घटनाएं और उनका अध्ययन तथा लेखन, इसे हम इतिहास कहते हैं। सामान्य रूप से आप इस तरह से इसको शाब्दिक अर्थ में शाब्दिक दृष्टि से परिभाषित कर सकते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, आगे की परीक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इतिहास क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे होंगे। इतिहास की परिभाषाएं, और विशेष तौर से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं सिविल सर्विसेज में या एकेडमिक कैरियर में, आप नेट जेआरएफ के एग्जाम देते हैं, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसकी विस्तार से क्लास होती है। आरंभिक समझ के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इतिहास का संबंध अतीत की घटनाओं से है, उनका अध्ययन करना और लेखन करना, इसे हम इतिहास कहते हैं।
इतिहास को हम सामान्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। एक भारतीय इतिहास और दूसरा विश्व इतिहास। मेंस में, आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स में, मेंस में विश्व इतिहास आपका शामिल होता है और जीएस पोर्शन में भी मेंस की परीक्षा में विश्व इतिहास पर आपको अध्ययन करना है, विश्व इतिहास का आपको अध्ययन करना है। यहां भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे अभी हमने बताया, इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब अतीत तो बहुत लाखों वर्षों का है। मानव जीवन, मानव सभ्यता, मानव संस्कृति तो लाखों वर्षों की है। तो क्या हम इसको कैसे अध्ययन करेंगे? अध्ययन बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा है। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास को हम तीन भागों में क्यों बांटते हैं? तो उसका उत्तर होता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं और ये काल विभाजन का एक अध्याय होता है जो अलग से आप विस्तार से पढ़ेंगे। जेम्स विल ने कैसे इतिहास का विभाजन किया है और उसके बाद किस तरह से हम इसको समझेंगे, इसकी एक विस्तृत क्लास होती है। यहां संक्षेप में आप समझिए कि प्राचीन काल में हम आरंभ से लेकर के 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, अगर एक घटना के रूप में आप देखें तो अरबों के आक्रमण तक हम इसको मानते हैं और वो है 712 ईस्वी या एडी। यहां एक बात आपको दिमाग में रखना है, अक्सर आप ये सुनते होंगे कि फला विद्वान ने ऐसा कहा है, फला विद्वान ने यहां तक प्राचीन काल को माना है, फला विद्वान ने, फला इतिहासकार ने यहां तक प्राचीन काल को माना है। तो ये एकेडमिक डिबेट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद्यार्थियों को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक सर्वमान परिभाषाएं जो सर्व स्वीकृत है या अधिकांश विद्वान उनको मानते हैं, उन्हीं को जानना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को एग्जाम में लिखना है। तो मोटे तौर से आप ऐसा समझेंगे। मध्यकाल जो है 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर के 18वीं शताब्दी का मध्य। और अगर एक घटना के रूप में अगर आप चिन्हित करेंगे, सामान्य रूप से एक तिथि को निश्चित नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आगे की विस्तृत क्लास में, काल विभाजन के क्लास में हम इस बात को बताएंगे कि इन घटनाओं को क्यों लिया गया, इनको आधार क्यों बनाया गया। तो यहां पर आप प्लासी का युद्ध ले सकते हैं जो 1757 में हुआ है, 23 जून 1757। अब यहां पर आप देखिए हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास हो रहा है। एक नई संस्कृति, इस्लामी संस्कृति आ रही है, तो वहां से एक नया काल विभाजन शुरू हो जाता है। इसके बाद यहां पर आप देखिए कि अंग्रेज डोमिनेट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज आते हैं और 1757 के प्लासी के युद्ध के माध्यम से वो भारतीय राजाओं को डोमिनेट करते हैं, उन पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो यहां तक हमने इसको स्वीकार किया और यहां से लेकर के टिल डेट वर्तमान तक
हम आधुनिक भारत को मानते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंडिपेंडेंस और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसको आप नेहरू इरा कहते हैं, नेहरू इरा मीन्स 1940 टू 64, वहां तक आपको विस्तार से अध्ययन करना है। अब यहां पर आप देखें, ये जो प्राचीन भारत की मैंने बात की, तो ये भी एक लंबा ऐतिहासिक कालखंड है। आरंभ से लेकर 8वीं शताब्दी की पूर्वार्ध तक तो लाखों वर्षों का इतिहास है। अनेक प्रकार की संस्कृतियां अनेक चरणों से गुजरी। इसका भी अध्ययन बहुत कठिन था, तो इतिहासकारों ने इसको आसान बनाने के लिए प्राचीन भारत को पुनः 3 भागों में बांट दिया। किस लिए बांट दिया? अध्ययन की सुविधा। 3 भागों में पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, जिसको आप प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और तीसरा आपका हो जाता है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। अब हम ये समझेंगे कि ये वर्गीकरण किन आधारों पर है, तो एक एक को समझते जाएंगे हम। पहले हम समझेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब इसमें हम कहां से कहां तक अध्ययन करेंगे, तो जैसे बच्चों आपको पता है कि आरंभ में मनुष्य का जीवन पशुवत था। लाखों वर्ष पहले मनुष्य वैसे ही रहता था जैसे एक पशु रहता है। वह संघर्ष करता है अपनी आजीविका के लिए, वह संघर्ष करता है अपने निवास के लिए, वह संघर्ष करता है अपने भोजन के लिए। अभी उसे सभ्यता की दृष्टि से जो साधन चाहिए उनका विकास नहीं हुआ है। इस काल में मनुष्य लिखना नहीं जानता था। तो ऐसा कालखंड जिसमें मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं है, यानी पहली बात जो हम समझेंगे, प्रागैतिहासिक काल में हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। अब जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो यहां पर प्रश्न उठता है, इतिहास लेखन कैसे हुआ? तो इतिहास लेखन के एकमात्र स्रोत होंगे पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो खुदाई में प्राप्त होगा उसके माध्यम से इतिहासकार इतिहास लिखेंगे। तो यहां पर इतिहास लेखन पूर्णतः
पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। अब यहां पर आपसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि पाषाण काल का संबंध किससे है। जैसे आप जानते हैं कि पाषाण काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहां पर जिन कालों के बारे में हम अध्ययन करेंगे उनमें पाषाण काल, और पाषाण काल में भी जैसा आप जानते हैं कि एक लंबा कालखंड था, इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट लिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर समय की दृष्टि से हम देखें तो मोटे तौर से जो समय माना जाता है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो पूरा पाषाण का काल है। मध्य पाषाण काल जो हमारा है वो लगभग 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का काल है। और नवपाषाण काल का जो हमारा काल है वो 7,000 6,000 ईसा पूर्व से लगभग शुरू होता है और ये लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक बीसी तक बना रहता है। तो आपसे अगर वनडे एग्जाम्स में या प्रीलिम में पूछा जाता है कि पाषाण काल का संबंध किस काल से है, तो आपका उत्तर होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल से। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नवपाषाण काल का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल से। अब यहां पर आपको थोड़ा सा और समझना है। नवपाषाण काल, जैसे आप अभी जान चुके हैं कि लगभग 7,000 6,000 लंबी कालखंड में जो तिथियां हैं वो विश्व के सापेक्ष में होती हैं किसी भी संस्कृति के संदर्भ में। तो ये 7,000 6,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व, यहां पर लगभग 2,000 ईसा पूर्व के आसपास में ऐसी संस्कृतियों का पता चलता है जिन्होंने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया, और इसलिए इन्हें कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, कैल्कोलिथिक कल्चर्स। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास में भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां प्राप्त होती हैं। आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का संबंध किस काल से है, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल से है। नवपाषाण काल पाषाण काल का हिस्सा है जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में भी बहुत सारी संस्कृतियां आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी जानना आवश्यक है। यहां पर हम लिख देते हैं, आपको याद करना है। जैसे सवालदा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ये दोनों महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये दोनों मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, ये दोनों गुजरात से संबंध रखती हैं। और एक संस्कृति आपको और जानना है, वो है चिरांद।
इसका संबंध बिहार से था। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं, नवपाषाण काल से संबंध रखती हैं। इनके अंतर्गत इन संस्कृतियों के बारे में आपको जानना है। ये बड़े विषय हैं। ताम्रपाषाण काल का आपको अलग से अध्ययन करना है, विस्तार से अध्ययन करना है मेंस के लिए। पाषाण काल का आपको अलग से अध्ययन करना है। यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आधारभूत संकल्पनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी इतिहास का अध्ययन आरंभ किया है। अब यहाँ पर एक बात आपको और जानने की आवश्यकता है। प्रागैतिहासिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में ऐसी संस्कृतियां हमें मिली हैं जिन्होंने अपनी कब्रों के निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया है, और इसलिए हम उनको मेगालिथिक कल्चर्स कहते हैं, मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, महापाषाणिक संस्कृतियां। तो ये आपके वनडे एग्जाम्स में तो बहुत पूछा जाता है। महापाषाणिक संस्कृतियां इनका संबंध दक्षिण भारत से है। जो बच्चे आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको यहां पर एक हम संकेत दे देते हैं। अक्सर एग्जाम में लिखा होता है कि महापाषाणिक संस्कृतियों का संबंध दक्षिण भारत से है, लेकिन जो आधुनिक अनुसंधान है, आधुनिक शोध है, वो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि महापाषाणिक संस्कृतियां उत्तर भारत में भी थी। तो मेंस के लिए जब इस टॉपिक को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो इन बातों को भी सामने हम लाएंगे। तो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत जो हमने चीजें पढ़ी हैं, नवपाषाण काल के अंतर्गत जो हमने चीजें जानी हैं, ताम्रपाषाण वगैरह, पाषाण काल वगैरह, वो सब प्रागैतिहास के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अब जैसे आपने अभी पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, मानव जीवन सभ्य नहीं था। धीरे धीरे मानव जीवन संस्कृति, मानव संस्कृति सभ्यता की ओर आगे बढ़ती है। सभ्यता की ओर बढ़ने से हमारा आशय ये है कि मनुष्य को जीने के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए, जो आवश्यक उपकरण चाहिए, वो मनुष्य अब जोड़ने लगा। जैसे वो अपने निवास के लिए मकान है वो बनाने लगा, अपने वस्त्रों का निर्माण करने लगा, मनोरंजन के साधनों का निर्माण करने लगा, और जीवन से संबंधित तमाम उपकरणों का उसने विकास किया। मानव का जीवन असभ्य से सभ्यता की ओर बढ़ जाता है, मनुष्य को लिखना भी आ जाता है। तो इतिहास में एक ऐसा कालखंड भी है जब मनुष्य लिखने लगा, लेकिन समस्या क्या है, उस लिपि को अभी तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं, या उनको समझना बहुत दुष्कर है, उनको समझना बहुत दुर्बोध है। तो ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी यहां पर क्या है, लिपि का ज्ञान है। लेकिन समस्या क्या है, ये जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। या समझना अत्यंत दुष्कर है, दुर्बोध है। तो यहां पर फिर प्रश्न ये उठता है कि इस कालखंड का इतिहास लेखन कैसे होता है, जानकारियां कैसे सामने आती हैं। तो फिर आपको ये समझना है कि जो भी इतिहास लेखन इस कालखंड का हुआ है या होता है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होता है।
अब कौन से कालखंड इसमें आते हैं? आपके एग्जाम में अनेक बार पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आपका उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी और अनेक विद्वानों ने दावा भी किया है इसको पढ़ने का, लेकिन अभी तक संतोषजनक ढंग से इसको पढ़ा नहीं जा सका है। अनुसंधान जारी है, लेकिन अभी हम ये सामान्य रूप से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं। बहुत उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इसको पढ़ा जा सका है, यद्यपि अनेक विद्वानों ने इस संदर्भ में दावा किया है। दूसरा आप देखिए वैदिक काल के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में। अब वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कैसे होता है? वैदिक संस्कृति का जो हमारा ज्ञान है वो वेदों पर आधारित है। और वेद किस भाषा में है? सामान्य रूप से जिन बच्चों ने अभी अध्ययन शुरू किया है वो एक भूल कर देते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि वेद किस भाषा में है तो वो कहते हैं संस्कृत भाषा में, और वहीं वो ब्लंडर कर देते हैं। वेद जो लिखे गए वो आरंभिक संस्कृत में है, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वेद हमारे किस भाषा में है? आपका उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को समझना बहुत दुरूह है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए आपने देखा होगा जो वैदिक ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनका अर्थ अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी व्याख्या करते हैं। इन्हीं वेदों को समझने के लिए आगे के वैदिक काल में आप अध्ययन करेंगे, वेदांगों की रचना होती है। वेदांग 6 वेदांग आप पढ़ेंगे। शिक्षा के बारे में, कल्प के बारे में, व्याकरण के बारे में, निरुक्त के बारे में, छंद के बारे में, ज्योतिष के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इन वेदांगों के बाद ये जो वैदिक संस्कृत है ये आसान हो जाती है, और जो संस्कृत आज की है जिसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत, तो वेद हमारे वैदिक संस्कृत में है, इसलिए इनको समझना कठिन है। इसलिए वैदिक संस्कृत भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाती है। तो यहां पर आद्य ऐतिहासिक काल में 2 संस्कृतियों का, सभ्यताओं का नाम आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। अब जैसे एक बार एग्जाम में प्रश्न आया किसी स्टेट पीसीएस में, आगे की क्लास में हम किस में कौन सा प्रश्न आया, किस वर्ष आया, टॉपिक में सब विस्तार से उल्लेख करेंगे, अलग से क्लास हम उसकी लेंगे। वहां पर यह प्रश्न आया कि ऐतिहासिक काल में पहली बार नगरीकरण कब हुआ? तो वहां हमने देखा कि अधिकांश विद्यार्थियों ने क्लास में जो पढ़ते थे उन्होंने उसका उत्तर हड़प्पा सभ्यता लगाया। और अभी अभी आपने अध्ययन किया है कि हड़प्पा सभ्यता तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर तो गलत है। अगर यह पूछा जाता कि भारत में पहली बार नगरीकरण कब हुआ तो आपका उत्तर होता हड़प्पा सभ्यता, लेकिन उन्होंने पूछा था ऐतिहासिक काल में, तो इसका उत्तर कुछ और होगा। यहां पर आप ऐतिहासिक काल में सामान्य रूप से 600 ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास है उसका अध्ययन आप करते हैं, और इसी को सामान्य रूप से विद्यार्थी इतिहास समझते हैं। जैसे अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं 600 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी बीसी से लेकर के 300 ईसा पूर्व, इस काल को हम कह देते हैं महाजनपद काल। इसको हम
प्री मौर्य पीरियड भी कहते हैं, मौर्य पूर्व काल भी कहते हैं। और सूत्र काल भी कहते हैं, सूत्र काल भी कहते हैं। आगे फिर आप अध्ययन करेंगे 300 से लेकर के जो 200 ईसा पूर्व तक का काल है, इसको हम मौर्य काल कहते हैं। और 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 एडी ईस्वी, यानी ये लगभग 500 साल हो जाते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी। यहां कंफ्यूजन हो जाता है, विस्तार से जब हम प्राचीन काल का पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में, तो इस पर बात करेंगे। ये पोस्ट मौर्य हो जाता है, मौर्योत्तर काल हो जाता है। और 300 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक गुप्ता पीरियड माना जाता है। उसके बाद गुप्तोत्तर पीरियड, राजपूत काल, फिर आप उसके बाद अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक काल में इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। और आरंभ में जो हमने आपको बताया है इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कोविड का समय है और लंबे समय से हम आपसे ऑफलाइन क्लास में मिल नहीं पाए हैं। आपसे मिलने के लिए इससे बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया, जो आज के समय में सबसे बेहतरीन मीडिया है, सबसे बेहतरीन माध्यम है, उसको हमने चुना है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये प्रयास हमारा अच्छा लगेगा। इस मुखर्जी नगर में पिछले 23 वर्षों से हम आपको अध्ययन करा रहे हैं इतिहास विषय का, और अनेक विद्यार्थियों को, हजारों विद्यार्थियों को मैंने द हिस्टोरिका IAS में, माईवे में हमने प्रशिक्षण दिया है। उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, अपनी शुभकामनाएं हमने दी हैं। तो आज अवसर है इस नए मंच के लिए आप हमें भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस बनाएं। थैंक यू वेरी मच।